नमस्कार। आज हम कंप्यूटर के अंदर झांक रहे हैं। मतलब सोचिए कि हम कंप्यूटर को खोलकर देख रहे हैं कि इसके पुर्जे कैसे मिलकर काम करते हैं। हाँ, सिर्फ ये नहीं कि कौन सा हिस्सा क्या है, बल्कि ये सब मिलकर सोचते कैसे हैं, हमारी बात कैसे समझते हैं। बिल्कुल। और जानकारी को मतलब संभालते कैसे हैं। तो आज का मकसद है इन हार्डवेयर हिस्सों को समझना, डेटा अंदर कैसे आता है, प्रोसेस कैसे होता है, स्टोर कहाँ होता है और फिर हम तक पहुंचता कैसे है। सेका, हार्डवेयर के बिना तो सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं कर सकता। ये दोनों मिलकर ही कंप्यूटर को वो शक्ति देते हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में जाना। शुरुआत करते हैं कि कंप्यूटर हमारी बात सुनता कैसे है। ये काम करते हैं इनपुट डिवाइसेस। ये एक तरह से दरवाजे हैं जिनसे हम अपनी बात कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। हाँ, जैसे खिड़कियां हों जिनसे डेटा अंदर आता है। सबसे आम वो तो कीबोर्ड और माउस ही है। एक से लिखना, दूसरे से स्क्रीन पर पॉइंट करना, क्लिक करना। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, और भी हैं। जैसे स्कैनर है, कोई कागज या तस्वीर को डिजिटल बना देता है। या फिर टच स्क्रीन जो आजकल कितनी आम है, फोन, लैपटॉप सब में उंगली से ही काम हो जाता है। सही। और हर इनपुट डिवाइस का अपना एक खास मकसद भी होता है। जैसे बैंकों में वो MICR होता है ना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। हाँ हाँ, चेक पढ़ने के लिए। बिल्कुल। वो रोजमर्रा के काम की चीज नहीं, पर बैंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा। इसी तरह दुकानों में बारकोड रीडर हैं, गेम्स के लिए जॉयस्टिक हैं। तो ये विविधता दिखाती है कि कंप्यूटर को अलग अलग तरह की जानकारी अलग अलग कामों के लिए कैसे दी जा सकती है। ये सब क्या है? उपयोगकर्ता और मशीन के बीच बातचीत के अलग अलग तरीके हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ लिखने या क्लिक करने तक ही सीमित नहीं है। आवाज देनी हो तो माइक्रोफोन है, तस्वीरें डालनी हो स्कैनर या कैमरा, ये सब इनपुट ही तो है। जी हाँ। ठीक है, हमने कंप्यूटर को जानकारी दे दी। फिर क्या? फिर कंप्यूटर उस पर काम करता है और हमें नतीजा दिखाता है। और यहाँ पर काम आते हैं आउटपुट डिवाइसेस। हाँ, जिनसे हमें पता चलता है कि कंप्यूटर ने क्या किया। सबसे आम तो शायद मॉनिटर ही है। स्क्रीन जिस पर सब कुछ दिखता है। इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं क्योंकि ये डिजिटल है। स्क्रीन बंद तो दिखना बंद। सही। और अगर हमें कुछ पक्का चाहिए कागज पर, तो फिर प्रिंटर काम आता है। वो देता है हार्ड कॉपी। अच्छा। और ये सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी का फर्क जो है वो अहम है। एक है अस्थाई, बस देखने के लिए। दूसरा स्थायी रिकॉर्ड बन जाता है। इनके अलावा भी आउटपुट डिवाइस हैं, जैसे स्पीकर जिनसे आवाज आती है। हाँ, गाने सुनने के लिए या वीडियो देखने के लिए। या फिर प्रोजेक्टर, स्क्रीन की चीजों को बड़े पर्दे पर दिखाता है। मीटिंग्स में, क्लासरूम में काम आता है। और वो बड़े बड़े नक्शे छापने वाली मशीन। हाँ, प्लॉटर, बड़े इंजीनियरिंग डिजाइन या नक्शे छापने के लिए बहुत सटीक काम करते हैं वो। अच्छा। तो यहाँ भी वही बात है, जरूरत के हिसाब से आउटपुट का तरीका बदल जाता है। क्या हमें सिर्फ देखना है, सुनना है, या स्थायी रिकॉर्ड चाहिए, या फिर बड़े समूह को दिखाना है। सही कहा। तो डेटा अंदर आया, प्रोसेस हुआ और हमें देख या सुन भी गया। लेकिन ये डेटा, ये सारे निर्देश, ये सब रहते कहाँ हैं? सहेजे कहाँ जाते हैं? अब बात करते हैं कंप्यूटर की याददाश्त की, यानी स्टोरेज की। यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, मेमोरी। कंप्यूटर की मेमोरी मोटे तौर पर कहें तो दो तरह की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जी। प्राइमरी मेमोरी वो है जिससे CPU मतलब कंप्यूटर का दिमाग सीधे और तेजी से बात करता है। इसमें सबसे मुख्य है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब भी हम कोई ऐप चलाते हैं या फाइल खोलते हैं, वो सेकेंडरी स्टोरेज से उठकर रैम में आ जाती है, ताकि CPU पर तेजी से काम कर सके। हाँ, लेकिन रैम की एक खास बात है, ये वॉलेटाइल होती है, अस्थिर। मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद किया, रैम में जो कुछ था सब गायब। अच्छा, एक तरह का अस्थायी वर्किंग स्पेस है ये। बिल्कुल। और रैम के वॉलेटाइल होने का कारण भी है, उसे बहुत तेज एक्सेस के लिए बनाया गया है। और जो तकनीक इस्तेमाल होती है, उसे डेटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर चाहिए। अच्छा, इसलिए पावर जाते डेटा चला जाता है। हाँ, स्पीड और कॉस्ट के बीच का एक समझौता है ये डिजाइन। इसके उलट है रोम, रीड ओनली मेमोरी। जैसा नाम वैसा काम। इसे सिर्फ पढ़ा जा सकता है ज्यादातर। और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डेटा बना रहता है। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो जरूरी निर्देश होते हैं ना, वो रखे जाते हैं। बायोस या UFI कहते हैं उन्हें। अच्छा, और रोम के भी तो कई प्रकार आए। हाँ बिल्कुल। पहले पीरोमाई, प्रोग्रामेबल रोम, उसे बस एक बार फैक्ट्री में प्रोग्राम कर सकते थे। फिर जरूरत महसूस हुई कि भाई इसे मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सके, तो आई EEPROM,
इरेजेबल प्रॉम। उसे कैसे मिटाते थे? उसे यूवी लाइट से मिटाना पड़ता था, थोड़ा झंझट का काम था वो। हाँ, लगता तो है। फिर आई ई प्रॉम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम, जिसे बिजली से ही मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। ये ज्यादा आसान है। और आजकल जो फ्लैश मेमोरी इस्तेमाल होती है, हाँ, वो ऐसी ई प्रॉम का एक एडवांस रूप है। ये विकास भी दिखाता है कि कैसे जरूरत के हिसाब से तकनीक बदलती है। स्थायी स्टोरेज चाहिए, पर उसमें बदलाव की सहूलियत भी चाहिए। सही कहा। प्राइमरी मेमोरी में एक और चीज है जो स्पीड के लिए बहुत जरूरी है। कैश मेमोरी। हाँ, कैश मेमोरी। ये रैम से भी छोटी और बहुत ज्यादा तेज मेमोरी होती है। सीपीयू के बिल्कुल पास या उसके अंदर ही होती है ये। सीपीयू जिन डेटा या निर्देशों को बार बार इस्तेमाल करता है ना, उन्हें कैश में रख लेता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कैश क्यों चाहिए? हाँ, ये सवाल अच्छा है। असल में सीपीयू तो बहुत तेज हो गए हैं, लेकिन रैम उतनी तेज नहीं हो पाई। स्पीड में एक गैप आ गया। अब अगर सीपीयू को हर बार डेटा के लिए रैम तक जाना पड़े तो उसे इंतजार करना पड़ेगा और पूरा सिस्टम धीमा हो जाएगा। बिल्कुल। तो कैश इस स्पीड गैप को भरने का काम करती है। इसे ऐसे समझें जैसे कोई शेफ है, वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मसाले अपने पास रखता है ना। हाँ, बिल्कुल पास में। वो हो गई कैश। बजाय हर बार स्टोर रूम यानी रैम या गोदाम सेकेंडरी स्टोरेज तक जाने के। अच्छा उदाहरण है। तो जितनी बड़ी और तेज कैश होगी, उतना ही कंप्यूटर ज्यादातर कामों में तेज महसूस होगा। तो ये तो हुई प्राइमरी मेमोरी, जो सीधे सीपीयू के काम आती है। लेकिन रैम तो वॉलेटाइल है और रोम कैश की क्षमता कम होती है। हाँ, तो हमें लंबे समय तक बहुत सारा डेटा सहेजने के लिए भी तो जगह चाहिए। यही आती है सेकेंडरी मेमोरी। ये नॉन वॉलेटाइल होती है, मतलब कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित और क्षमता बहुत ज्यादा। जी। सबसे आम उदाहरण है हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD। हाँ, वो घूमने वाली डिस्क वाली, जिसमें डेटा मैग्नेटिक रूप से स्टोर होता है। ये सस्ती होती हैं और बहुत सारा डेटा रख सकती हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में SSD बहुत पॉपुलर हुई है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हाँ, इनमें कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता। फ्लैश मेमोरी चिप्स होती हैं, जैसे पेन ड्राइव में। बिल्कुल। और SSD का सबसे बड़ा फायदा है स्पीड। अच्छा। हाँ, क्योंकि कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है तो डेटा एक्सेस बहुत तेज होता है। जिस कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम SSD पर इंस्टॉल होता है ना, वो बूट बहुत जल्दी होता है। प्रोग्राम्स भी फटाफट खुलते हैं। अरे वाह। और HDD के मुकाबले SSD ज्यादा टिकाऊ भी होती हैं। गिरने विरने से खराब होने का खतरा कम और पावर भी कम लेती हैं। लेकिन महंगी होती हैं। हाँ, कीमत प्रति जीबी अभी भी HDD से ज्यादा है। तो ये फिर वही ट्रेड ऑफ है, स्पीड और मजबूती चाहिए या ज्यादा कैपेसिटी कम दाम में। वाह। और ये सेकेंडरी स्टोरेज सिर्फ कंप्यूटर के अंदर ही नहीं होती। पहले CD, DVD, ब्लूरे डिस्क भी तो थी, अब कम हो गई हैं। हाँ, अब उनका इस्तेमाल काफी कम हो गया है। और डेटा इधर उधर ले जाने के लिए पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज है। बिल्कुल। और आजकल एक और बड़ा खिलाड़ी है इस मैदान में, क्लाउड स्टोरेज। हाँ, गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, iCloud वगैरह। यहाँ हमारा डेटा हमारे कंप्यूटर पर नहीं होता, बल्कि इंटरनेट पर दूर कहीं सर्वर पर स्टोर होता है। इसका फायदा यह है कि हम उसे कहीं से भी, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। सही, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि हमारा डेटा पर सीधा कंट्रोल नहीं रहता और इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। ये भी है। ये स्टोरेज के विकास का मतलब अगला कदम है। सुविधा तो देता है, पर डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के नए सवाल भी खड़े करता है। तो ये पूरी स्टोरेज की कहानी हो गई, तेज लेकिन अस्थायी रैम और कैश से लेकर धीमी पर स्थायी HDD, SSD और फिर दूर वाला क्लाउड। हाँ, ये सब मिलकर एक मेमोरी पदानुक्रम बनाते हैं, मेमोरी हायरार्की। ये क्या होता है? ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे ऊपर सबसे तेज, लेकिन सबसे कम क्षमता वाली और सबसे महंगी मेमोरी, जैसे CPU के रजिस्टर्स, फिर कैश। ठीक है। फिर बीच में आती है रैम, और फिर सबसे नीचे आती है सबसे धीमी, सबसे ज्यादा क्षमता वाली और सबसे सस्ती मेमोरी, यानी SSD, HD। अच्छा, एक पिरामिड जैसा। हाँ, कह सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो ज्यादातर समय डेटा को इस पदानुक्रम में ऊपर रखने की कोशिश करे, ताकि CPU को कम से कम इंतजार करना पड़े। और ये सब कीमत को भी ध्यान में रखते हुए किया जाता है। चलिए, अब कुछ और बुनियादी मगर बहुत जरूरी हिस्सों की बात करते हैं। इन सब पुर्जों को CPU, रैम, स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, इनको आपस में जोड़ता कौन है? ये काम करता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड, हाँ, नाम सुना है। ये एक बड़ा सा सर्किट बोर्ड होता है ना? जी हाँ, जिस पर कंप्यूटर के लगभग सभी अंदरूनी हिस्से या तो सीधे लगे होते हैं या उससे जुड़े होते हैं। इस पर CPU लगाने के लिए सॉकेट होता है,
रैम के लिए स्लॉट्स होते हैं। हाँ, ग्राफिक्स कार्ड या दूसरे कार्ड्स लगाने के लिए एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं। स्टोरेज डिवाइस जोड़ने के लिए कनेक्टर्स होते हैं। और बाहरी डिवाइस जोड़ने वाले पोर्ट्स भी इसी से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, मदरबोर्ड को कंप्यूटर का नर्वस सिस्टम कहना गलत नहीं होगा। अच्छा। ये सिर्फ एक बोर्ड नहीं है जिस पर चीजें रखी हैं। ये इन सभी हिस्सों के बीच डेटा और पावर के बहाव को कंट्रोल करता है, संभव बनाता है। इसके ऊपर एक चिपसेट लगा होता है, उसका काम यही है कि वो सीपीयू, रैम, स्टोरेज और बाकी चीजों के बीच कम्युनिकेशन को मैनेज करे। मदरबोर्ड की क्वालिटी कैसी है, उसकी क्षमता क्या है, इसका असर पूरे सिस्टम की परफॉर्मेंस पर पड़ता है और इस पर भी कि आप बाद में कंप्यूटर को कितना अपग्रेड कर सकते हैं। और इन सभी हिस्सों को चलने के लिए चाहिए बिजली। हाँ, हमारे घरों में तो एसी आती है, ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन कंप्यूटर के पुर्जे चलते हैं डीसी पर, डायरेक्ट करंट पर, वो भी अलग अलग वोल्टेज पर। सही। यहाँ काम आता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। कंप्यूटर का पावर हाउस। हाँ, ये दीवार के सॉकेट से एसी लेता है, उसे जरूरत के हिसाब से अलग अलग डीसी वोल्टेज में बदलता है और फिर मदरबोर्ड और दूसरे हिस्सों तक पहुंचाता है। एक अच्छा एसएमपीएस सिर्फ बिजली बदलने का काम नहीं करता, वो ये भी देखता है कि पावर स्थिर हो, साफ हो। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बिजली में उतार चढ़ाव हो या नॉइज हो तो कंप्यूटर के पुर्जे खराब हो सकते हैं, सिस्टम अनस्टेबल हो सकता है। अच्छा। इसलिए एक भरोसेमंद पावर सप्लाई यूनिट मतलब एसएमपीएस पूरे सिस्टम की सेहत और लंबी उम्र के लिए बहुत जरूरी है। और एक और चीज है जो दिखती नहीं पर कंप्यूटर चालू होते सबसे पहले काम करती है, बायोस या यूएफईआई। हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम या यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो मदरबोर्ड पर लगी एक रोम या फ्लैश मेमोरी चिप में परमानेंटली स्टोर रहता है। सोचिए, जब पावर बटन दबाते हैं कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि क्या करना है? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम तो अभी लोड ही नहीं हुआ है, वो तो हार्ड ड्राइव में है। बिल्कुल, यहाँ बायोस यूएईएफआई काम आता है। ये पहला प्रोग्राम है जो चलता है। ये पहले तो चेक करता है कि जरूरी हार्डवेयर जैसे रैम, कीबोर्ड लगे हैं और ठीक से काम कर रहे हैं। इसे पोस्ट कहते हैं, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अच्छा, खुद को ही टेस्ट करता है। हाँ, अगर सब ठीक है तो फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी स्टोरेज से ढूंढकर रैम में लोड करने का काम शुरू करता है। ये वो अनदेखा कंडक्टर है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने के शुरुआती संगीत को डायरेक्ट करता है। क्या बात है। बिल्कुल। और आखिर में कंप्यूटर को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लिए होते हैं पोर्ट्स। हाँ, कनेक्शन पॉइंट। कंप्यूटर के इसके पीछे या साइड में जो छेद जैसे दिखते हैं ना, जहां हम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं जी, पेरिफेरल्स कनेक्ट करने के लिए। बिल्कुल। आजकल सबसे आम तो यूएसबी पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस। कितने सारे डिवाइसेस से जुड़ जाते हैं। और इसके भी कितने वर्जन आ गए हैं, USB 2.0, 3.0, अब वो छोटा वाला USB-C। हाँ, USB-C तो बहुत वर्सेटाइल है। मॉनिटर या टीवी जोड़ने के लिए HDMI पोर्ट होता है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, वीडियो और ऑडियो दोनों के लिए। सही। पुराने सिस्टम में VGA पोर्ट भी दिखता था, सिर्फ वीडियो के लिए। और इंटरनेट के तार के लिए वो ईथरनेट पोर्ट, वायर्ड नेटवर्क कनेक्शन के लिए। पोर्ट्स कंप्यूटर को मॉड्यूलर बनाते हैं, है ना, मतलब लचीला। बिल्कुल, हम अपनी जरूरत के हिसाब से डिवाइस जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं। ये कंप्यूटर की सीमाओं को बाहर तक बढ़ाते हैं। और आजकल एक ट्रेंड ये भी है कि कई अलग अलग पोर्ट्स की जगह USB-C जैसे यूनिवर्सल पोर्ट आ रहे हैं। हाँ, एक ही पोर्ट से डेटा भी, डिस्प्ले भी, पावर नहीं। जी, इससे इस्तेमाल आसान हो जाता है। तो चलिए एक बार पूरी कहानी को संक्षिप्त में समेटते हैं फटाफट। हाँ, देखते हैं क्या समझा। हमने कंप्यूटर को जानकारी दी इनपुट डिवाइस से, वो जानकारी सीपीयू के पास गई प्रोसेस होने, जो मदरबोर्ड पर है। उसने रैम और कैश का इस्तेमाल किया तेजी के लिए। सही। जरूरत पड़ने पर डेटा सेकेंडरी स्टोरेज मतलब HDD या SSD में स्थायी रूप से सहेजा गया। ठीक। प्रोसेसिंग के बाद नतीजा हमें मिला आउटपुट डिवाइस पर, मॉनिटर पर या स्पीकर से। जी हाँ। ये सारे अंदरूनी हिस्से मदरबोर्ड पर जुड़े हैं। पावर उन्हें SPSS से मिल रही है और कंप्यूटर को जगाने का काम बायोस UEFI कर रहा है। बिल्कुल। और बाहरी डिवाइस पोर्ट्स के जरिए जुड़े हैं। एकदम सही। ये सब अलग अलग हिस्से हैं पर एक जटिल लेकिन सुसंगत सिस्टम की तरह काम करते हैं। हाँ। किसी एक हिस्से की कमजोरी या तेजी पूरे सिस्टम के प्रदर्शन पर असर डाल सकती है। जैसे आपके पास बहुत तेज CPU हो लेकिन रैम कम हो, या स्टोरेज डिवाइस धीमा हो जैसे पुराना HDD, तो आपको वो पूरी रफ्तार महसूस ही नहीं होगी। अच्छा, मतलब सब कुछ मिलकर काम करता है। बिल्कुल।
ये सब मिलकर ही वो अनुभव बनाते हैं जिसे हम कंप्यूटिंग कहते हैं। और ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के गहरे रिश्ते को भी दिखाता है। हार्डवेयर वो मंच है जिस पर सॉफ्टवेयर अपना नाटक खेलता है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने देखा कि कंप्यूटर के अंदर सिर्फ पुर्जे नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था काम करती है, जहां डेटा का एक बहाव है, जहां स्पीड, कैपेसिटी और कीमत के बीच लगातार एक बैलेंस बनाया जाता है। ये जानना हमें सिर्फ ये समझने में मदद नहीं करता कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, बल्कि ये भी कि क्यों कुछ कंप्यूटर्स दूसरों से बेहतर लगते हैं। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ये हार्डवेयर लगातार बदल रहा है, विकसित हो रहा है। हाँ, बहुत तेजी से। प्रोसेसर और तेज हो रहे हैं, रैम की क्षमता बढ़ रही है, एसएसडी और भी तेज और सस्ती हो रही हैं, वायरलेस कनेक्टिविटी तो आम हो गई है। इस बदलाव की रफ्तार मतलब कमाल की है। तो सवाल ये उठता है कि आज जो हार्डवेयर सबसे अच्छा है वो कल कितना प्रासंगिक रहेगा। ये तो सोचने वाली बात है। और क्या इन बुनियादी घटकों की समझ हमें भविष्य की तकनीक को बेहतर ढंग से अपनाने में मदद कर सकती है? या मान लीजिए कोई मौजूदा समस्या है, कंप्यूटर धीमा चल रहा है, हाँ, तो क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद रैम कम पड़ रही है या स्टोरेज को अपग्रेड करने की जरूरत है? हार्डवेयर की ये समझ हमें एक बेहतर, एक ज्यादा जानकार उपयोगकर्ता बना सकती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ कंप्यूटर के अंदर की इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं।